नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। कभी सोचा है कि किसी महान साहित्य का, जैसे हिंदी साहित्य का, इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है? मतलब ये पूरी कहानी बनती कैसे है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। जरा सोचिए, सदियों का साहित्य, सैकड़ों कवि, हजारों लाखों रचनाएं, इन सबको एक धागे में पिरोकर एक कहानी बनाना, ये कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये होता कैसे है? तो चलिए शुरुआत करते हैं उन पहले लोगों से, उन पायोनियर्स से जिन्होंने ये मुश्किल काम अपने हाथ में लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो पहली कोशिशें हुईं, वो कुछ ऐसी जगहों से हुईं जिनके बारे में शायद ही कोई सोच पाए। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार इस विशाल साहित्यिक समंदर का नक्शा बनाने की हिम्मत की। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में लिखा गया था। ये कहानी शुरू होती है एक फ्रांसीसी स्कॉलर गारसान द तासी से। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को एक किताब की शक्ल देने की कोशिश की। उनकी किताब का नाम था इस्तवार द ललितृत्योर एंदुई ए एंदुस्तानी। हाँ, नाम से ही लग रहा है कि ये फ्रेंच भाषा में थी। अब इसमें कुल मिलाकर 738 हिंदी और उर्दू के कवियों का जिक्र था, लेकिन उनमें से हिंदी के कवि थे सिर्फ 72। तो हाँ, एक छोटी शुरुआत थी, पर एक बहुत बहुत जरूरी शुरुआत। अच्छा, तो तांसी ने इन कवियों को अरेंज कैसे किया? उनका तरीका बड़ा सीधा साधा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी वर्ण क्रमानुसार। मतलब जो कवि क अक्षर से शुरू होते हैं वो पहले आएंगे, चाहे वो किसी भी जमाने के हों। ये एक तरह से कवियों की डिक्शनरी बनाने जैसा था। इसमें साहित्य का विकास कैसे हुआ ये पता नहीं चलता था। फिर कहानी आगे बढ़ी। लगभग 44 साल बाद 1883 में शिव सिंह सिंगर ने शिव सिंह सरोज नाम की किताब लिखी। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया पहला बड़ा इतिहास था। और इसमें कवियों की संख्या देखिए, 72 से बढ़कर लगभग 1000 हो गई। जबरदस्त! लेकिन एक चीज नहीं बदली, तरीका अब भी वही था, अल्फाबेटिकल। तो अब तक हमारे पास कवियों की लिस्ट तो थी, काफी बड़ी लिस्ट थी। लेकिन सिर्फ लिस्ट से काम नहीं चलता, है ना? कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अब वक्त था इन सूचियों से आगे बढ़कर एक असली इतिहास लिखने का। एक ऐसा इतिहास जो साहित्य के विकास को दिखाए। और ये क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए एक और विदेशी विद्वान, इस बार एक अंग्रेज, जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले इस बात को समझा कि भाई साहित्य को समझने के लिए कवियों को अल्फाबेट्स के हिसाब से नहीं बल्कि समय के हिसाब से देखना होगा, उन्हें एक टाइमलाइन पर रखना होगा। 11। बस ये एक नंबर याद रखिए। ये नंबर एक गेम चेंजर साबित हुआ। गियर्सन ने हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को 11 अलग अलग हिस्सों या कहिए कि कालों में बांट दिया, और ऐसा पहली बार हुआ था। अब जाकर कोई ये देख सकता था कि साहित्य समय के साथ कैसे बदला, कौन से ट्रेंड्स आए और गए। इसी मेथड को कहते हैं कालानुक्रमी पद्धति या क्रोनोलॉजिकल मेथड, और इसने सच पूछिए तो सब कुछ बदल दिया। अब साहित्य सिर्फ एक सूखी लिस्ट नहीं था, वो एक बहती हुई नदी की तरह दिखने लगा, जिसकी धारा लगातार बदल रही थी, विकसित हो रही थी। तो ग्रियर्सन ने एक मजबूत नींव तो रख दी, मेथड आ गया था। लेकिन अब बारी थी स्केल की, कुछ बहुत बड़ा करने की, एक ऐसा काम जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये बीड़ा उठाया मिश्र बंधुओं ने। जी हाँ, ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। और इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा विशाल ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। लगभग 5000, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5000 कवि। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो जैसे हिंदी साहित्य की पूरी जनगणना हो, एक ऐसा जबरदस्त प्रयास जिसमें हर कोने से कवियों को ढूंढकर एक जगह इकट्ठा किया गया। तो ये सफर देखिए, कहाँ तासी के 72 कवि, फिर सेंगर के करीब 1000 और फिर सीधा 5000 पर एक जबरदस्त छलांग। ये दिखाता है कि इतिहास लेखन का ये काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, कितना सीरियस हो रहा था। तो अब तक हमारे पास क्या क्या था? एक सही मेथड था, कालानुक्रम वाला, और स्केल भी था, मिश्र बंधुओं की वजह से। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी, एक वैज्ञानिक नजरिए की, एक ऐसे स्टैंडर्ड की जो हमेशा के लिए मिसाल बन जाए। और वो स्टैंडर्ड, वो मानक स्थापित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
उनकी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। ये वो चट्टान है जिस पर बाद के सारे इतिहास लिखे गए। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये महान किताब एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत से निकली थी। ये असल में हिंदी शब्द सागर नाम की एक डिक्शनरी के लिए लिखे गए एक लंबे इंट्रोडक्शन के तौर पर शुरू हुई थी। फिर ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपी और आखिर में 1939 में अपने मुकम्मल रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास बनकर हमारे सामने आई। तो सवाल ये उठता है कि शुक्ल जी ने ऐसा क्या किया जो उनका काम इतना अहम बन गया? उन्होंने एक वैज्ञानिक नजरिए का इस्तेमाल किया, जिसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या लिखा गया, बल्कि इस पर जोर दिया कि वो क्यों लिखा गया। उन्होंने साहित्य को उस जमाने के समाज, राजनीति और कल्चर से जोड़कर देखा। मतलब समाज में जो कुछ हो रहा था उसका असर साहित्य पर कैसे पड़ रहा था, ये समझाया। ये सिर्फ कवियों की लिस्ट नहीं थी, ये वजह और असर का एक गहरा एनालिसिस था। तो देखिए, ठीक 100 साल का सफ़र, 1839 से 1939 तक। हम कहाँ से चले थे? फ्रांस में लिखी गई एक सिंपल अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट से, और कहाँ पहुँच गए? एक भारतीय विद्वान के लिखे हुए एक वैज्ञानिक इतिहास तक। एक ऐसा इतिहास जो आज भी मील का पत्थर माना जाता है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, इतिहास लिखने का तरीका खुद एक इतिहास है जो समय के साथ बदलता रहता है। तो सोचना लाजमी है कि आने वाले वक्त में साहित्य की कहानी कैसे लिखी जाएगी, और आज के दौर की वो कौन सी कहानियां हैं जिन्हें कहे जाने का अभी भी इंतजार है।